सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप गांव की कच्ची सड़क पर बिखरी हुई थी। रूपा अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़े घर के बाहर खड़ी थी। माँ, क्या हम सच में नानी के घर जा रहे हैं? हाँ बेटा, अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची है। पर माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर रूपा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। बेटा, कभी कभी हालात हमें वो फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। रूपा और सूरज दोपहर तक उसके मायके पहुंच गए। दरवाजे पर खड़ी माँ ने जैसे ही रूपा को देखा, वो तुरंत उसके पास आई। अरे रूपा बेटा, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों का राह तक रही थी। हाँ माँ, बस रास्ते में थोड़ा वक्त लग गया। बेटा, अंदर चल, काफी थक गए होगे तुम दोनों। तभी अंदर से रागिनी बाहर आती है। अरे दीदी, आप आ गई। एक बार बता तो देती, मैं खुद आपको लेने आ जाती। अरे नहीं रागनी, इतनी तकलीफ भला क्यों देती? खुद आना ही ठीक लगा। अरे दीदी, तकलीफ किस बात की? आप बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ आप अपने घर में हो। रूपा रागिनी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्की राहत दिखती है। तभी अंदर से सुलेखा बाहर आती है। अरे वाह, इतना सारा सामान क्यों रूपा? ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ बसने का पूरा इरादा है। नहीं भाभी, बस हालात ऐसे हो गए कि यहाँ आना पड़ा। लेकिन दीदी, ये भी तो इनका ही घर है, जब चाहे आ सकती हैं। बिल्कुल, रूपा का इस घर पर उतना ही हक है जितना तुम सबका। ये सुनते ही सुलेखा का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। अरे मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आखिर अचानक इतना सामान देखकर सवाल तो उठेगा ही ना। शाम ढल चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रूपा, उसकी माँ और रागिनी साथ बैठे थे। माँ, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ अचानक आ जाने से सबको बहुत परेशानी हुई होगी। चुप कर, ये कैसी बात कर रही है तू? ये तेरा ही घर है रूपा। घर तो है माँ, लेकिन हालात बदल जाते हैं ना। हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दीदी, ऐसा मत सोचिए। आप इस घर पर कोई बोझ नहीं है। हम सब आपके अपने हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। नहीं रागिनी, मैं समझती हूँ सब, लेकिन बस थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये सब सुलेखा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। अपने घर को तो संभाल नहीं पाई और अब यहाँ आकर बोझ बनी है। ऊपर से बच्चा भी साथ लाई है। मनहूसियत अलग फैलेगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन का थोड़ा वक्त है। रात हो चुकी थी। कृष्णा और राघव काम से लौटकर घर आए। जैसे ही राघव अंदर आया, उसकी नजर रूपा पर पड़ी और वो खुश हो गया। अरे दीदी, आप कब आई? कैसी हैं आप? और हमारा सूरज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ठीक हूँ राघव, सूरज अंदर सो रहा है। सफर में थक गया था। तभी सूरज दौड़ता हुआ आया और रूपा के पास आकर खड़ा हो गया। अरे, ये हमारा सूरज ही है ना? कितना बड़ा हो गया है। पिछली बार तो इतना सा था। क्यों बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मामा। मैं रोज होमवर्क करता हूँ और रोज स्कूल जाता हूँ। तभी रूपा का बड़ा भाई कृष्णा अंदर आता है। आ गई रूपा? सफर ठीक रहा ना? रास्ते में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हाँ भैया, सब ठीक था। आप दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा। मैं तब तक आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। रात काफी हो चुकी थी। घर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। कृष्णा अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी सुलेखा उसके पास आती है। एक बात पूछूं आपसे, ये रूपा और उसका बच्चा कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं?
सुलेखा, अभी अभी तो आई है वो, थोड़ा वक्त तो रहने दो, कुछ दिनों में खुद ही चली जाएगी। खुद चली जाएगी? आपको सच में ऐसा लगता है? जिस तरह से वो सामान लेकर आई है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि वो जल्दी जाने वाली है यहाँ से। देखो सुलेखा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन वो मेरी बहन है। मुश्किल वक्त में अगर वो अपने ही घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? कुछ दिन की बात है, सब संभल जाएगा। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, मैं सीधी बात करती हूँ। मैं ये सब ज्यादा दिन नहीं झेल सकती। एक तो पहले से ही घर में राघव और उसकी जिम्मेदारियां, ऊपर से अब आपकी बहन और उसका बेटा भी। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं खुद उससे बात करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आप उनसे साफ साफ बात कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके अपना कोई इंतजाम करके यहाँ से चली जाएं। मैं सच कह रही हूँ, मुझसे ये सब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। अगली सुबह रूपा रसोई में चुपचाप नाश्ता बना रही थी। चूल्हे की हल्की आवाज के बीच वो अपने काम में लगी थी। तभी सुलेखा अंदर आती है। रूपा, जरा संभाल के खाना बनाना। अब घर में लोग बढ़ गए हैं ना, राशन भी उतनी जल्दी खत्म होने लगा है। जी भाभी, ध्यान रखूंगी। मैं अपने और सूरज के लिए थोड़ा कम ही बना लिया करूंगी। तभी वहाँ रागिनी आई और माहौल समझते ही रुक गई। अरे दीदी, आप भी ना इतना मत सोचिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है घर में। तुम्हारे लिए शायद ये छोटी बात हो, लेकिन जब रोज हर खर्च सोच समझकर करना पड़े ना, तब असली परेशानी समझ आती है। फिर भी दीदी, घर अपने लोगों से ही तो होता है। 2 रोटी ज्यादा बन जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलेखा ने रूपा को देखा, कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर बाहर चली गई। रूपा दीदी, आप मन छोटा मत कीजिए। सुलेखा दीदी कभी कभी बिना सोचे समझे बोल देती हैं, आप दिल पर मत लीजिएगा। नहीं रागनी, भाभी भी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। मैं ही कोशिश करूंगी कि किसी को परेशानी ना हो। रागिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की सी उदासी छुप नहीं पाई। रूपा रसोई और आंगन के बीच लगातार काम में लगी हुई थी। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता। रूपा, हाथ थोड़ा तेज चलाओ, अभी बहुत काम बाकी है। ये कपड़े भी धोने हैं और उसके बाद रसोई भी साफ करनी है। जी भाभी, अभी कर देती हूँ, बस ये थोड़ा सा बचा है, इसे करके जाती हूँ। और सुनो, ये आटा भी गूंथ लो, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। रूपा बिना कुछ कहे सिर हिला देती है और एक काम छोड़कर दूसरा पकड़ लेती है। तभी रूपा की माँ अंदर आती है और ये सब देखकर रुक जाती है। सुलेखा, इतना सारा काम एक साथ क्यों दे रही हो? सुबह से काम में ही लगी हुई है रूपा, उसे थोड़ा तो आराम करने दो। माँ जी, काम ही तो करवा रही हूँ। घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटाना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी ये मेरे और रूपा के बीच की बात है, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी दरवाजा खुलता है। कृष्णा और राघव अंदर आते हैं। दोनों के चेहरे उतरे हुए होते हैं। सुनीता जी घबरा कर आगे बढ़ती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? ठीक नहीं है माँ, हमें काम से निकाल दिया गया है। क्या? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? कह रहे थे काम कम हो गया है, अभी ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रही। अजीब बात है, जब से रूपा इस घर में आई है तभी से कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रही है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? इसमें रूपा दीदी का क्या कसूर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही राघव, पर बार बार एक जैसी बातें नजरअंदाज भी नहीं होती। सुलेखा बहू, तुम्हें समझ भी आ रहा है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ जी, आप हमेशा बस रूपा की तरफदारी ही करती रहिए। बाद में जब सब हाथ से निकल जाएगा ना, तब समझ आएगा। रात का समय था। रूपा, सुनीता जी और रागिनी तीनों एक साथ चुपचाप बैठी थीं। लेकिन उस खामोशी के पीछे बहुत सी चिंताएं छिपी हुई थीं। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। बेटी,
माँ से अपने दिल की बात भी कोई छुपाता है क्या? बता, क्या बात तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? माँ, वो सूरज की स्कूल की फीस भरनी है और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। सोच रही थी अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं कुछ समय बाद वापस कर दूंगी। चुप कर रूपा, ये वापस कर दूंगी क्या होता है? क्या अब तू अपनी माँ से भी उधार लेने लगेगी? बस यही सोचकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सुन, जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते हैं ना, अब मैं वो कृष्णा को नहीं दूंगी, सीधे तेरे हाथ में दूंगी, और वो भी सिर्फ सूरज की पढ़ाई के लिए। रागिनी चुपचाप सब सुन रही थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, और दीदी, आप अकेली नहीं हैं, और मैं भी तो हूँ ना आपके साथ। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, हर महीने थोड़ा थोड़ा मैं भी दे दूंगी। सूरज की पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, ये हमारा वादा है। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आप दोनों का? आप दोनों ने तो मेरी सबसे बड़ी चिंता ही खत्म कर दी। अब मुझे सच में लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। सुलेखा दरवाजे के बाहर चुपचाप बिना आवाज किए सारी बातें सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वाह, तो अब ये सब मिलकर घर चलाएंगी। माँ के पेंशन के पैसे भी अब रूपा को मिलेंगे। पहले ही घर में आकर बोझ बन गई, ऊपर से अब पैसे भी अपने नाम करवा रही है। नहीं, मैं ये सब ऐसे नहीं चलने दूंगी। उसकी आंखों में भरी जलन उसके चेहरे पर साफ उतर आई थी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कल को ये पूरा घर ही अपने कब्जे में कर लेगी। इतना कहकर सुलेखा गुस्से में मुड़ती है और धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। सुलेखा तेज कदमों से अंदर जाती है। कृष्णा कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी सुलेखा बिना रुके बोल पड़ती है, देखा आपने, मैंने पहले ही कहा था, आपकी बहन यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। क्या हुआ सुलेखा? साफ साफ बोलो। आपकी बहन इस घर पर राज करने आई है। अभी तो माँ के पेंशन के पैसे अपने नाम करवा रही है, और कुछ दिन बाद देखना, ये पूरा घर भी उन्हीं भाई बहन का हो जाएगा। कृष्णा थोड़ा असहज हो जाता है। उसे सुलेखा की बात समझ नहीं आती। सुलेखा, बिना वजह ऐसी वैसी बातें मत करो। रूपा ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप तो बस अच्छे बनते रहिए, सब पर भरोसा करते रहिए, और उधर धीरे धीरे सब कुछ आपके हाथ से निकलता रहेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कह रही, जो सच है वही बता रही हूँ। अभी आपकी माँ साफ कह रही थी कि अब से पेंशन का सारा पैसा रूपा को ही देंगी, सिर्फ सूरज की पढ़ाई के लिए। अगली सुबह सुनीता जी आंगन में बैठी गहरी सोच में डूबी थीं। तभी कृष्णा थोड़ा झिझकते हुए उनके पास आता है। माँ, आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। बेटा, इस बार जो पेंशन के पैसे मिले थे ना, वो मैंने रूपा को दे दिए सूरज की पढ़ाई के लिए, इसलिए अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम जाता है। कृष्णा का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या? माँ, आपने ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हम पहले से ही उसे यहाँ रहने दे रहे हैं, क्या वो कम है? अब उसके बेटे की पढ़ाई के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। कृष्णा की आवाज अब और तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आपको पता है ना, हमारी नौकरी चली गई है, पहले से ही इतनी परेशानी है। आपने ये भी नहीं सोचा कि अब घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? कृष्णा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? रूपा तेरी छोटी बहन है, उसका भी हक है इस घर पर। और रही बात पैसों की, तो बेटा नौकरी फिर से मिल जाएगी, लेकिन अगर आज सूरज की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य रुक जाएगा। इतने में पीछे से कदमों की आहट आती है। राघव वहाँ आ जाता है। भैया, माँ गलत नहीं कह रही हैं। सूरज की पढ़ाई बहुत जरूरी है और रूपा दीदी इस वक्त मुश्किल में है। ऐसे में अगर हम ही उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? वाह, अब तुम भी उनका पक्ष लेने लगे। लगता है इस घर में मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। दूर खड़ी सुलेखा ये सब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जो बीज उसने बोया था वो अब असर दिखाने लगा था।
दोपहर का समय था। रूपा थाली लेकर चुपचाप एक कोने में बैठी खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। तभी सुलेखा वहां आती है और उसकी नजर सीधे रूपा की थाली पर पड़ती है। वाह रूपा, तुम्हें तो आराम ही आराम है। जब देखो तब खाना खाते ही दिख जाती हो। नहीं भाभी, सुबह से काम में लगी थी, बस अभी पहली बार बैठी हूँ खाने। अच्छा, काम में लगी थी? यहाँ दोनों भाइयों का काम छूट गया है। घर की हालत देखी है तुमने? लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रूपा चुप हो जाती है। वो कुछ कहना तो चाहती है लेकिन खुद को रोक लेती है। अब तुम्हारा खाना हो गया हो तो जल्दी से काम खत्म करो और घर की साफ सफाई में लग जाओ। आज मेरी बहनें आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें घर बिखरा हुआ दिखे। जी भाभी, मैं अभी करती हूँ। कुछ समय बाद घर का दरवाजा खुलता है और सुलेखा की दोनों बहनें घर के अंदर आती हैं। हंसी मजाक के साथ माहौल थोड़ा चहल पहल वाला हो जाता है। उधर रूपा चुपचाप फर्श साफ कर रही होती है। अरे सुलेखा दीदी, ये कौन है? नई नौकरानी रख ली क्या तुमने? अरे नहीं, ये नौकरानी नहीं है, मेरी ननद है रूपा। क्या करे, पति के जाने के बाद बेचारी के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो हमने ही अपने घर में रख लिया। अब घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटा देती है काम में। रूपा के हाथ धीरे धीरे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में चोट साफ दिखती है। अच्छा ही किया तूने, कम से कम तेरा काम भी हो जाता है। इधर कृष्णा चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। तभी सुलेखा कमरे में आती है। तुम सही कह रही थी सुलेखा, इस घर में अब मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। कोई मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझता यहाँ। सुलेखा ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, जैसे उसे पहले से ही ये सब पता हो। माँ ने अपनी पूरी पेंशन के पैसे भी रूपा को दे दिए और मैं यहाँ खाली हाथ बैठा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो आप? जब तक आप खुद कुछ बड़ा नहीं करोगे, कोई आपको यहाँ इज्जत नहीं देगा। क्यों ना आप अपना खुद का कोई काम शुरू करो, छोटा ही सही लेकिन अपना। काम शुरू कर लूं, पर सुलेखा उसके लिए पैसे चाहिए और अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से नौकरी भी चली गई। हर काम की शुरुआत पैसे से नहीं, हिम्मत से होती है। आप एक काम करो, आप किसी से उधार ले लो, किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा और जब काम चल निकलेगा तो सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। कृष्णा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अब निराशा की जगह एक नया ख्याल जन्म ले रहा था। अगले दिन घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। घर से निकलते वक्त कृष्णा चुपचाप घर के कागज अपने बैग में रख लेता है और बिना किसी को बताए सीधे लोन लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक आदमी से मिलता है और उससे पैसों के बारे में बात करता है। कागज तो ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर समय पर उधार नहीं चुका पाए तो ये घर हमारा हो जाएगा। कृष्णा एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर खुद को संभालकर जवाब देता है। मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पैसा समय पर लौटा दूं। ठीक है, उम्मीद है तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। ये लो, पैसे पूरे हैं, गिन लो। कृष्णा पैसे ले लेता है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। शाम का समय था। रसोई में रूपा चूल्हे पर खाना बना रही है। पास ही सूरज किताब लेकर बैठा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार अपनी माँ पर जा रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद सूरज धीरे से बोलता है। माँ, एक बात पूछूं? गुस्सा तो नहीं करोगी? पहले तू बोल तो सही, फिर देखेंगे गुस्सा करना है या नहीं। माँ, मुझे ना बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। आज गली में सब खा रहे थे तो मुझे भी खाने का मन किया। अच्छा, इसलिए आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तेरा? ठीक है, तू चिंता मत कर, रुक, मैं अभी तेरे मामा से बात करती हूँ, वो तेरे लिए हलवा ला देंगे। सच में माँ? मम्मा ला देंगे ना? मना तो नहीं करेंगे? अरे अपने भांजे के लिए इतना भी नहीं करेंगे क्या? तू बस अच्छे से पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगी।
रूपा वापस चूल्हे की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिख रही होती है। आंगन में कृष्णा और राघव बाजार जाने को तैयार खड़े हैं। पास ही सुनीता जी चारपाई पर बैठी हैं। तभी रूपा धीरे धीरे वहां आती है। भैया, एक बात कहनी थी। सूरज को कई दिनों से गाजर का हलवा खाने का मन है। अगर आप बाजार जा ही रहे हैं तो क्या थोड़ा सा ले आएंगे? रूपा, यहाँ घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें हलवे की पड़ी है। हर चीज तुरंत मिल जाए ऐसा नहीं होता। मैं बस पूछ रही थी भैया, बच्चे का मन था इसलिए सोचा कह दूं। अगर मुश्किल है तो रहने दीजिए, मैं समझा दूंगी उसे। भैया, सूरज कब से बोल रहा है, अगर मना कर देंगे तो उसे बुरा लगेगा। बस हलवा ही तो मांग रहा है वो। राघव, तू बीच में मत बोल, अभी तुझे समझ नहीं है इन बातों की। कृष्णा, बात करने का ढंग सीखो पहले। रूपा ने ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। बच्चे की छोटी सी इच्छा ही तो है। अगर हो सके तो ले आना, और नहीं हो सके तो प्यार से समझाया भी जा सकता है। नहीं माँ, आप भैया को कुछ मत बोलिए, वो ठीक ही कह रहे हैं। मैं सूरज को समझा लूंगी। वैसे भी आजकल वो हर छोटी चीज के लिए जिद करने लगा है। कृष्णा थोड़ा चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी बनी रहती है। समय ऐसे ही बीतता गया। सुलेखा रूपा से घर के सारे काम करवाती और हर बात पर उसे ताने देती रहती। कभी कपड़े, कभी बर्तन। रूपा चुपचाप सब सहती रहती। उधर कृष्णा भी हर बात पर उसे नीचा दिखाने लगा। एक शाम रूपा झाड़ू लगा रही थी। पास ही सुनीता जी चारपाई पर बैठी उसे उदास नजरों से देख रही थी। हे भगवान, ये कैसी रीत बना दी तूने। पिता का साया उठते ही बेटी अपने ही घर में पराई हो जाती है, और भाई, वही भाई जिसके लिए वो सब छोड़ देती है, आज उसी के लिए बोझ बन जाती है। एक दिन दोपहर के समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गली में लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। सबकी नजर उसी गाड़ी पर टिक जाती है। गाड़ी से कुछ आदमी उतरते हैं और उनके बीच वही आदमी होता है जिसे कृष्णा पैसे लेता है। कृष्णा, बाहर आओ। बहुत इंतजार कर लिया हमने, अब हिसाब पूरा करने का वक्त आ गया है। कृष्णा घबराया हुआ बाहर आता है। पीछे पीछे राघव, सुनीता जी और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। क्यों कृष्णा, अभी तक हमारे पैसे पूरे नहीं किए, या ये घर ऐसे ही अपने पास रखने का इरादा है? भैया, ये लोग कौन हैं और आपसे कौन से पैसे मांग रहे हैं? कृष्णा कुछ बोल नहीं पाता। उसकी खामोशी ही सब बता देती है। सीधी बात है कृष्णा, या तो पैसे दो या तो घर खाली करो, क्योंकि अब ये घर हमारा है। घर खाली कर दे? ये क्या कह रहे हैं कृष्णा? मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। अभी थोड़ा हालात ठीक नहीं है। समय? तुम्हें जितना समय चाहिए था वो हम दे चुके हैं, अब और नहीं कृष्णा। भैया, सच क्या है बताइए, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी सुलेखा अचानक आगे आती है। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही होती है। भाई साहब, हमें सिर्फ कल तक का समय दे दीजिए। हम किसी भी तरह पैसे का इंतजाम कर देंगे। आपको एक एक पैसा लौटा देंगे। ठीक है, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर कल तक पैसे मिल गए तो ठीक, वरना अगले ही दिन मैं सीधा घर खाली करवाने आऊंगा। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ वापस मुड़ जाता है। सबके जाते ही घर के अंदर भारी सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजर कृष्णा पर टिक जाती है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। कृष्णा, ये सब कौन थे और ये घर खाली करने की बात क्यों कर रहे थे? साफ साफ बताओ। भैया, आप हमसे कुछ छुपा क्यों रहे हो? मामला इतना बड़ा हो गया और हमें कुछ पता तक नहीं। आखिर क्या बात है भैया? माँ, मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे अपना काम शुरू करने के लिए, और घर गिरवी रख दिया। ये क्या कर दिया तुमने कृष्णा? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तो क्या करता मैं माँ? इस घर में मेरी कोई कीमत बची ही कहाँ है? काम छूट गया, ऊपर से जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी आपने रूपा को दे दिए। मैं क्या करता?
बैठकर सिर्फ तमाशा देखता। रूपा ये सुनकर एकदम सन्न रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। भैया, मेरी वजह से अगर घर पर इतना बोझ आ गया है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे अब क्यों भोली बनने का नाटक कर रही हो रूपा? सच तो यही है ना, तुम्हारे आते ही घर की हालत बिगड़ती चली गई और अब देख लो बात घर तक आ पहुंची है। भाभी, सच तो ये है कि घर की हालात पहले से ही खराब थी। हर बात का दोष रूपा दीदी पर डालना बंद कीजिए आप। शाम का समय था। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। रूपा धीरे धीरे चलते हुए सुनीता जी के पास आती है, जो चारपाई पर चुपचाप बैठी होती हैं। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, एक जरूरी काम है। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना बेटी। रात गहरी हो चुकी होती है। घर के माहौल में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। रूपा अब तक घर नहीं लौटी थी। राघव और रागिनी इधर उधर नजर दौड़ाते हुए सुनीता जी के पास आते हैं। माँ, दीदी अभी तक नहीं आई हैं। शाम से कहीं दिख भी नहीं रही। क्या आपको बता कर गई हैं कहीं? पता नहीं बेटा, शाम को ही बोलकर गई थी कि कुछ जरूरी काम है। तब से बस इंतजार ही कर रही हूँ मैं, अभी तक नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ चली गई है। तभी पीछे से कृष्णा भी वहाँ आता है। चेहरे पर चिड़चिड़ाहट और बेचैनी दोनों होती है। शाम से गई है और अब तक नहीं आई। कहीं भाग तो नहीं गई हमें इस हालत में अकेला छोड़कर? चुप कर कृष्णा, जबान संभाल के बात कर। वो तेरी बहन है, कोई पराई नहीं। अपना बच्चा छोड़कर कोई माँ ऐसे नहीं जाती। कुछ समय बाद दरवाजे के बाहर हाथ में थैला पकड़े हुए रूपा खड़ी होती है। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून। रूपा, आ गई तू? कहाँ चली गई थी बेटी? जान ही निकल गई थी मेरी। तभी सूरज दौड़कर उसके पास आता है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बस बेटा, थोड़ा सा काम था। अब आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा अब। फिर रूपा आगे बढ़ती है और सीधे कृष्णा के सामने आकर रुक जाती है। फिर वो अपने हाथ का थैला उसकी तरफ बढ़ा देती है। भैया, इसमें मेरे सारे गहने हैं। मैंने इन्हें सूरज के भविष्य के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन अभी इस घर को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप इन्हें बेच दीजिए और उस आदमी के पैसे लौटा दीजिए। नहीं, रुक जा रूपा, ये तू क्या कर रही है? ये तेरे गहने हैं बेटी। कोई बात नहीं माँ, इन गहनों से ज्यादा जरूरी हमारा घर है। अगर घर ही नहीं रहेगा तो इनका क्या ही मतलब। ये सब देखकर कृष्णा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो पहली बार रूपा की तरफ सीधा देखता है। रूपा, मुझे माफ कर दे। मैंने हर बात के लिए तुझे ही दोष दिया और आज तू ही इस घर को बचाने के लिए आगे खड़ी होकर अपने बच्चे का भविष्य दे रही है। रूपा, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। आज समझ आया, गलती हमारी थी। मुझे भी माफ कर दो रूपा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। रूपा कुछ पल दोनों को देखती रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अपनापन भी। गलती अगर समझ आ जाए तो माफी अपने आप मिल जाती है। भैया भाभी, ये घर मेरा भी है, इसे बचाना मेरा भी फर्ज था, कोई एहसान नहीं। अगले ही दिन कृष्णा ने रूपा की गहने बेचकर उस आदमी के सारे पैसे लौटा दिए। घर बच गया। लेकिन उस दिन के बाद इस घर में बहुत कुछ बदल चुका था। अब रूपा और उसके बेटे को भी वही सम्मान और इज्जत मिलती जो घर की बाकी लोगों को मिलती थी।